तो हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट, डायमेंशन और एरर वाले चैप्टर की। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा चैप्टर है, कुछ ऐसा खास नहीं होता, बहुत सिंपल भी होता है। ठीक है, तो थोड़ा एरर में जो है थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो अच्छा, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो अपने लोग जो है इसको ठीक से सारी बात समझने की कोशिश करेंगे। तो बात हो रही है यूनिट, डायमेंशन और एरर की। इसमें कुछ मेजरमेंट वगैरह का भी मामला होता है। ठीक है, कि कहीं पर कोई लेंथ नाप रहे हैं, छोटी नाप रहे हैं, तो उसमें हमें जो है कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं, ध्यान रखनी होती हैं, तो वो सब भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये यूनिट, डायमेंशन, एरर, ये सब क्या, ये हम कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है उसकी वैल्यू जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो है हमको ये सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ता है। क्या मतलब, जैसे हम पहले यूनिट के बारे में बात करते हैं। अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास जो है वो हमको मीज़र करना है, तो बात हो रही है यूनिट्स की। ठीक है, तो मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास मुझे मीज़र करना है, तो उस ऑब्जेक्ट का मास निकाला मैंने, तो ये मास आ गया 5 किलोग्राम। ठीक है, मास क्या है, स्केलर, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, तो ये 5 किलोग्राम, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। सही है। अच्छा, ऐसे ही कोई वेक्टर है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है, उसकी वेलोसिटी की बात हो रही है, तो उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और ये टूवर्ड्स ईस्ट, ये क्या हो गई इसकी डायरेक्शन। हम ये डायरेक्शन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, हम तो इस समय जो मैग्नीट्यूड है उस पर फोकस कर रहे हैं, उसके बारे में समझने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। तो इसका जो मास का मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर जो भी मेजर किया है वो 5 किलोग्राम है। मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये ध्यान रखना है कि जब आप वेलोसिटी है जैसे या मास है, इसका मैग्नीट्यूड कहेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 10 नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही इसका मैग्नीट्यूड 5 नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 किलोग्राम। सही है। तो जब मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, ठीक है, तो उसको लेकर मैं ये बात कहूँगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी हैज़ 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट होते हैं। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल, या पहले लिख देता हूँ वो 2 पार्ट। पहला पार्ट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी चीज़ होती है यूनिट। सही। जैसे मैंने मास लिखा, तो मास है 5 किलोग्राम, किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 किलोग्राम है। तो अगर ऑब्जेक्ट का मास 5 किलोग्राम आपने लिखा, तो इसमें 5 जो है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोग्राम ये क्या है, ये यूनिट है। अच्छा, ऐसे ही फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे देखा आपने, तो वो फोर्स लगा आपका 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन। ठीक है, अपवर्ड्स। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गई, तो ये तो डायरेक्शन हो गई, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड जो है उसको अगर देखोगे तो मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन में जो 10 है वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूटन जो है वो क्या है, यूनिट। यूनिट क्या होती है, यहाँ से समझ में आएगी बात। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 किलोग्राम है, तो ये किलोग्राम क्या चीज़ है, किलोग्राम कह दिया यूनिट। यूनिट क्या है, यूनिट एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिससे कंपैरिजन करके हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू या मैग्नीट्यूड बताते हैं। क्या मतलब, मान लो
मैं इस डस्टर के मास की बात कर रहा हूँ, तो इसका मास जो है मुझे बताना है दुनिया को। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले दुनिया से पूछूंगा कि यार कोई ऐसी चीज़ बताओ जो कॉमन है, जो सब जगह पाई जाती है और जिसको सब लोग समझ सकते हैं या देख सकते हैं। तो लोगों ने कहा सर ये पेन है, ये सबके पास होता है, ये जो है ये मालूम है सब लोगों को। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कहा दो लोगों से कि देखो इस पेन के मास को मैं 1 किलोग्राम कह दूंगा। ठीक है, सब लोग समझ गए, बोले कि तो मैं कहूँगा 1 किलोग्राम, तो तुम सब लोग क्या समझोगे, सब लोग बोले सर 1 किलोग्राम का मतलब इस पेन का मास। ठीक, अब क्या हुआ, अब मैं इस डस्टर के मास पे आया, तो अब डस्टर तो सबके पास है नहीं, तो फिर क्या करें, तो मैं इस डस्टर के मास को पेन के मास से कंपेयर करूँगा। ये मैं अपने स्तर पर करूँगा, मैं कंपेरिजन करूँगा, कैसे करूँगा। तो मैंने पाया कि जो ये डस्टर का मास है ये 5 पेन के मास के बराबर है। ठीक है, 5 पेन है और ये डस्टर है। तो मैंने कुछ अपना काम किया, कभी 4 से नापा, फिर 5 से 6 से नापा, फिर पता चला डस्टर का मास और पेन का मास का कंपैरिजन करने पर डस्टर का मास पेन के मास से 5 गुना पाया गया। हाँ हाँ ठीक है, तो अगर डस्टर का मास पेन के मास से 5 गुना है तो हम ने क्या कहा, हमने कहा यार ऐसा है, पेन का मास हम 1 किलोग्राम कह रहे थे, तो हम डस्टर का मास बोलेंगे 5 किलोग्राम। अब मैं जब दुनिया को इसका मास 5 किलोग्राम बताऊंगा तो सब लोग समझ जाएंगे। अब ये मुझे फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मैंने कहा डस्टर का मास 5 किलोग्राम है, सारी दुनिया समझ गई कि इस डस्टर का मास वो पेन के मास से 5 गुना होगा। तो ऐसे में किलोग्राम क्या हुआ, किलोग्राम एक स्टैंडर्ड यूनिट हुई जिसको सब लोग समझते हैं। और जब मैंने कहा ये 5 किलोग्राम है तो इसका मतलब उस स्टैंडर्ड वैल्यू से ये 5 गुना है। ठीक है, तो ऐसे करके बात जो है वो करी जाती है। तो मैंने यहाँ पर ये कहा यूनिट क्या है, तो यूनिट इज ए स्टैंडर्ड वैल्यू ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसके साथ कंपैरिजन करके आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखते हो। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे मास है, मास की एक यूनिट है किलोग्राम, तो किलोग्राम एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, किसकी, मास की, ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, कंपैरिजन विद यूनिट गिव्स वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कंपैरिजन करना पड़ता है भाई। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि किलोग्राम क्या है, तो किलोग्राम एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, ऑफ मास। स्टैंडर्ड वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू कह सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड या रेफरेंस वैल्यू ऑफ मास। ठीक है, और किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 किलोग्राम है, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का मास 5 टाइम्स है रेफरेंस वैल्यू, 5 टाइम्स रेफरेंस वैल्यू विच इज कॉल्ड किलोग्राम। समझे? तो ये अब मैंने इसमें आपको वैसे बताने की कोशिश करी है कि जो हम प्रैक्टिकली जो है किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू जो है जब लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब ये तो मास की बात करी, ऐसी लंबाई है। अगर आप कहते हो कि भाई ये पेन की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है सेंटीमीटर, इतना सा होता है, उससे इसका कंपैरिजन किया गया। तो जब इसको सेंटीमीटर से कंपेयर किया गया तो पता चला कि इसकी लंबाई सेंटीमीटर की 10 टाइम्स थी। सही है, यूं यूं करके सेंटीमीटर रखते चले गए तो 10 बार सेंटीमीटर रखना पड़ा, तब जाके इसकी लंबाई मिली। इसका मतलब इसकी लेंथ स्टैंडर्ड जो सेंटीमीटर है उससे 10 गुनी है।
तो इसीलिए हम इसकी लंबाई को 10 सेंटीमीटर कहेंगे। तो स्टैंडर्ड वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू चाहिए होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेज़रमेंट के लिए, वो स्टैंडर्ड या रेफरेंस वैल्यू ही यूनिट कहलाती है। अब ये रेफरेंस वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे हमने 1 किलोग्राम कही, कोई और आदमी ग्राम कह सकता है, कोई मिलीग्राम कह सकता है। हाँ, यस। तो रेफरेंस वैल्यू या यूनिट चेंज करी जा सकती है। बस होता ये है कि जो रेफरेंस वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, यूनिट है, वो बदलते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदलती है। अच्छा, तो हम लोग उसके बारे में भी बात कर लेंगे। पहले आप ये जो बेसिक सी ऐसी बात बताई है, क्लास को रोक के इसको ठीक से नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई किसी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मेज़रमेंट करना है तो जो रेफरेंस वैल्यू है यानी स्टैंडर्ड वैल्यू है वो बदली भी जा सकती है। ठीक है, तो हमने कहा भी क्या मतलब, वो देखिए, ये बात पहले मैं लिख देता हूँ। इफ़ यूनिट इज चेंज, तो ऐसे केस में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है आल्सो चेंजेस। क्या मतलब, मान लीजिए हम एक यूनिट की बात करते हैं, वो है किलोग्राम। तो देयर कैन बी अनदर यूनिट विच इज़ ग्राम। ठीक है, किलोग्राम का मतलब थोड़ा ज़्यादा मास हो गया, ग्राम का मतलब कम मास हो गया। तो आप जब पेन का मास लिख रहे थे या डस्टर का मास लिख रहे थे तो आप उसका कंपैरिजन किलोग्राम से भी कर सकते हो, ग्राम से भी कर सकते हो। सही है। तो हमने ये कहा कि एक ऑब्जेक्ट का मास लिख रहे थे हम, और वो मास है 5 किलोग्राम। तो अब होता यह है कि 1 किलोग्राम जो है उसमें 1000 ग्राम होते हैं। पढ़ा हुआ है हमने, खूब पढ़ा हुआ है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब आप उसी ऑब्जेक्ट के मास को ग्राम में लिखना चाहेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 5000 ग्राम। ठीक है, इसको 1000 रख दोगे, 5000 ग्राम हो गया। तो आप ध्यान दीजिए, जब मास जो है वो 5 किलोग्राम से की जगह 5000 ग्राम लिखा जाएगा तो हम कहेंगे यार वैल्यू तो वही है, बस यूनिट बदल गई है। तो यूनिट बदल गई है तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल गई है। देखो, यूनिट हो गई है छोटी, ये तो सबको पता है। किलोग्राम बड़ी यूनिट होती है, ग्राम छोटी यूनिट होती है। तो यूनिट जितनी छोटी हो जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही बड़ी हो जाएगी। चाहिए, आप अगर इस डस्टर को मास को पेन के मास से कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि पेन के मास से डस्टर का मास 5 गुना है। तो ये किलोग्राम, तो ये 5 किलोग्राम। अब अगर ये पेन की जगह सिर्फ इसका ढक्कन ले लिया, अब ढक्कन का मास देखा, ढक्कन का मास कम था, बहुत कम था, तो हमने उसे ग्राम कह दिया और ये भी बता दिया कि यार ये छोटी यूनिट है। अब डस्टर को इससे कंपेयर किया तो पहले जो डस्टर था वो 5 पेन के मास के बराबर था, लेकिन अब डस्टर 5000 इन कैप, इन ढक्कन के मास के बराबर है। तो आप इसका मास अगर 1 ग्राम कहोगे तो ये 5000 गुना है, तो ये 5000 ग्राम कहलाएगा। सही। तो यूनिट छोटी करने पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। और हम लोग इस तरीके की बात लिखते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ यूनिट के। यूनिट जितनी छोटी लोगे न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। जैसे किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई नाप रहे थे तो लंबाई के लिए एक यूनिट है मीटर, तो एक यूनिट जो है लेंथ नापने के लिए होती है सेंटीमीटर। मीटर इतना होता है, सेंटीमीटर इतना सा होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई नाप रहे थे तो उस ऑब्जेक्ट की लंबाई आपने लिखी 20 मीटर
ऑब्जेक्ट की लेंथ एल बराबर आपने लिखी 20 मीटर, तो अगर आप उसी को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी 2000 सेंटीमीटर, ऐसे हो जाएगा 20 इंटू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये आगे जाके 2000 सेंटीमीटर। ये देख लीजिए यूनिट छोटी हो गई, यूनिट 1/100 हो गई, यूनिट बिकम्स 1/100 टाइम्स। देख लीजिए ये केस, यूनिट जो है वो 1/100 हो जा रही है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बिकम्स 100 टाइम्स। यूनिट अगर 1/100 कर दोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू 100 गुनी हो जाएगी। जितना छोटी यूनिट करते जाओगे न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, कोई ख़ास बात इसमें नहीं है, ये तो बेसिक बात है, आप हमेशा से पढ़ते ही चले आए। इनफैक्ट ये यूनिट डायमेंशन तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप छोटी क्लास से पढ़ते रहते हो कि यूनिट ऐसा लीटर कर दिया, यूनिट जो है मिलीलीटर कर दिया, ग्राम किलोग्राम कुछ भी करते रहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई दुनिया में फिजिकल क्वांटिटीज़ तो बहुत सारी हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी, प्रेशर, हजारों लाखों प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो अब इन फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स पे आइए। तो भाई यूनिट जो है ठीक है वो तो होंगी, जब कोई फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू बताओगे तो यूनिट तो भाई कुछ स्पेसिफाई करनी ही पड़ेगी। तो अब क्या करें, जैसे मास के लिए यूनिट किलोग्राम होती है, लेंथ के लिए मीटर होती है, ये तो मालूम ही है, टाइम के लिए यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो अब क्या हर फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट जो है वो बताते रहेंगे? तो जवाब मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं। आपको कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स दुनिया को बतानी पड़ती हैं, बाकी और दुनिया में हजारों लाखों जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट्स उन बेसिक से ही लिख ली जाती हैं, अलग से उनको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या मतलब, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा भाई ऐसा है, हम लेंथ की यूनिट जो है वो जानते हैं क्या होती है, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर। ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर। अच्छा, यूनिट ऑफ टाइम क्या हुई, सेकंड। बहुत पॉपुलर है, मतलब यूनिट तो इनकी बहुत सारी हो सकती है, हमने ऐसी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो लिख ली। अब आपसे कहा जाए कि भाई यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, तो हम ये कहेंगे कि यार ऐसा है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ, तो इसकी यूनिट हो गई मीटर, इसकी यूनिट हो गई सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट जो है उसके लिए हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमने वेलोसिटी की यूनिट को क्या लिख देना है, मीटर पर सेकंड। पर मतलब अपान, मीटर अपान सेकंड, तो उसको मीटर अपान सेकंड ना कह के मीटर पर सेकंड बोल देते हैं। ठीक है, पर का मतलब भी वही अपान है। तो अब हुआ यह कि वेलोसिटी के लिए आपको कोई अलग से नई यूनिट नहीं बतानी पड़ी, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं जो लेंथ और टाइम के लिए इस्तेमाल करी गई थी, उन्हीं से ही आपको वेलोसिटी की यूनिट मिल जाएगी। अच्छा, हमने कहा और ऐसी, और हाँ ऐसी और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है उनको आप उनकी यूनिट्स ऐसी लिखते चले जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमें ये नहीं है कि भाई लेंथ और टाइम की लिख ली तो आप दुनिया की हर फिजिकल क्वांटिटी का तुम लिख लोगे। जैसे कोई तुमसे क्या मोमेंटम की बताओ यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम जानते हो क्या होता है, P बराबर mv। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हो तो जो चीज़ मिलती है वो मोमेंटम कहलाती है ना। तो P बराबर होता है mv। अब वेलोसिटी की यूनिट वो हमें पता है क्या, मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे जब हम मोमेंटम की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि यार ये वेलोसिटी की यूनिट तो हमें पता है, बट मास की अभी यहाँ ये देखो, मास की यूनिट आप मीटर या सेकंड इसमें नहीं लिख सकते।
इसके लिए आपको अलग से यूनिट पता होनी चाहिए। तो हमने कहा भाई मास के लिए आप किलोग्राम लिख लीजिए, ठीक है। तो मास की यूनिट क्या हुई? किलोग्राम। तो मास की यूनिट अगर किलोग्राम हो गई तो मोमेंटम क्या आ गया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सही है। तो आप आगे और जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करते चले जाएंगे तो उसके हिसाब से आप या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो यूनिट्स हैं उनका इस्तेमाल ही करके यूनिट लिख लेंगे, या कोई नई चीज़ सामने आएगी तो उसकी यूनिट डाल के फिर काम कर लेंगे। तो इस तरीके से सिस्टम चलता है। अब ऐसी और कई यूनिट ऐसी हो सकती हैं जैसे जो इन तीनों से ना हो पाए, मास, लेंथ और टाइम से काम ना चल पाए। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें टेम्परेचर, और टेम्परेचर की यूनिट जो है वो आप किलोग्राम, जैसे टेम्परेचर नापना है तो आप लेंथ, टाइम, मास, इनके टर्म्स में टेम्परेचर नहीं लिख सकते, उसके लिए अलग से यूनिट लिखनी पड़ेगी। केल्विन बहुत पॉपुलर यूनिट है, केल्विन, सेल्सियस, ये सब, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं धीरे धीरे करके ऐसे और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो लिखता चला जाता हूँ। उनकी यूनिट या तो ऑलरेडी जो आप डिस्कस कर चुके हैं उनके टर्म्स में लिख लेते हो, या कोई नई चीज़ चाहिए तो उसको ऐड कर लेते हो और वर्किंग करते रहते हो। अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं सबके लिए यूनिट्स आप लिख सकें, ठीक है। तो लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, खूब वर्किंग करी और उसके बाद एक यूनिट्स का पूरा एक सिस्टम बनाया, ठीक है, जिसमें कुछ स्टैंडर्ड बातें उन्होंने कहा कि यार ऐसा है, ये कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी कि मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकेंड, लेंथ की यूनिट मीटर, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। ऐसे उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई, हमें कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ बताई और ये कहा कि भाई दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी उनको आप इनके टर्म्स में लिख सकते हैं। एक आपको बेसिक सेट दे दिया लोगों ने, जो भी साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने वर्किंग करी और तुमको बता दिया कि यार ऐसा है, ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं, इनकी यूनिट तुम याद कर लो बस, और फिर इनका इस्तेमाल करके तुम दुनिया की किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने यहाँ पे लेंथ की यूनिट बताई, टाइम की बताई। अब लेंथ और टाइम की जैसी बताई, वेलोसिटी की तुमने अपने आप लिख ली, मास की बता दी, वेलोसिटी की बता दी, तो मोमेंटम की अपने आप लिख ली। हो रहा नहीं हो रहा? तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, हमको कुछ बेसिक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो बता दी कि जिनकी यूनिट कह दिया भैया याद रख लेनी है, और उसके बाद बाकी दुनिया में जितनी भी हज़ारों लाखों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट्स सिर्फ उनसे डिराइव करी जा सकती हैं। तो दो प्रकार के ऐसे में जो है वो हमने कैटेगरीज बना दी। एक हमने जो स्टैंडर्ड सेट हमें दिया गया था उनको हमने कहा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल, और उनकी यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कह दिया गया, वो हम अलग से लिख लिए, उसको याद कर लिए। फिर उनका इस्तेमाल करके दूसरी क्वांटिटीज़ की यूनिट्स डिराइव कर ली, तो उनको डिराइव्ड क्वांटिटीज़ या उनकी यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स बोल दिया गया, ठीक है। तो ये एक यूनिट्स का पूरा सिस्टम जो है वो बना के दिया गया। तो हम लोग जो है उस सिस्टम को जो है वो यहाँ पर अडाप्ट करते हैं, बताते हैं, पहले तो बताएंगे ये सिस्टम है, फिर उसी का इस्तेमाल करके आगे काम करेंगे। इस सिस्टम में हम क्वेश्चन कर तो सकते हैं कि भाई ये सिस्टम में मास क्यों बताया गया, फोर्स क्यों नहीं बताया गया, ठीक है, लेंथ क्यों बता दी गई, एनर्जी क्यों नहीं बताई गई, ठीक है, ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। बट हमें एक सेट जो बना के दे दिए गए और जिसको सारी दुनिया फॉलो कर रही है उसको फॉलो तो करना पड़ता ही है। देखिए क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं कि मास क्यों डाला, मास हटा नहीं सकते क्या, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस्तेमाल करते समय आपको ये बात ध्यान में रखते हुए काम करनी है कि सारी दुनिया उसी सिस्टम को फॉलो कर रही है, तो मुझको भी उस सिस्टम को फॉलो स्ट्रिक्टली करना ही पड़ेगा, ठीक है। डिस्कशन के लिए हम लोग उस पर क्वेश्चन रख सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं, बट यूज़ करते समय वो सिस्टम फॉलो होगा। तो मैं देखता हूँ अब आगे कि वो सिस्टम क्या है जिसके बारे में अभी बात करी जा रही है, एक स्टैंडर्ड सिस्टम किसका, यूनिट्स का। तो पहले आप ये जो सामने लिखा गया है इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
जी, तो हम लोग वो यूनिट्स के सिस्टम की कुछ बात कर रहे थे, जिसमें कुछ स्टैंडर्ड जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़, उनकी कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट्स बताई जाती हैं और फिर उनका इस्तेमाल करके आप और किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट्स को डिराइव करते रहते हो। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है सब जगह पर। ठीक, अच्छा, क्या है भाई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में? इसमें आपको कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है सबसे पहले बताई जाती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स, या फंडामेंटल यूनिट्स ही बोल देते हैं उन्हें। ये इंटरनेशनल सिस्टम में एक सेट बताया जाएगा। ठीक है, तो इसमें 7 क्वांटिटीज़ होती हैं और उनके नाम क्या हैं और उनकी यूनिट क्या है वो बताई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है मास, तो ये क्वांटिटी है, लिख देते हैं ऐसे 7 क्या हो तो दिख ही जाएगा, क्वांटिटी और उसकी यूनिट। ठीक, सबसे पहले हमारे पास है मास, और मास की जो यूनिट है वो है किलोग्राम। फिर उसके बाद हमारे पास है लेंथ, लेंथ की यूनिट है मीटर। फिर टाइम, टाइम की यूनिट सेकंड। ठीक, और टेम्परेचर, टेम्परेचर इसकी यूनिट है केल्विन। फिर इसके बाद है मास, लेंथ, टोटल 7 है, 7। ठीक है, 4 हो गई, 3 और देखिए, ये तो सबसे बेसिक होती हैं, ये तो आप तुरंत ही मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। ठीक है, ये तो ज़्यादातर जो भी चीज़ें होंगी वो इनके टर्म्स में ही डिस्कस करी जाती हैं। 5वीं है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है इसकी यूनिट होती है एम्पियर। अच्छा, ऐसे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट यूनिट एम्पियर। ये करंट का लेना देना किससे होता है? करंट का लेना देना होता है चार्ज के फ्लो से। किसी तार में चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज के फ्लो का रेट, चार्ज ट्रांसफर, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, तो उसको करंट कहते हैं। सही। फिर 6 क्वांटिटी है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसकी यूनिट होती है मोल। कोई सब्सटेंस कितना है, ठीक है, या काउंटिंग चल रही है। मोल, मोल तो समझते हो ना, कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं कहीं पर और उनका नंबर जो है वो है 6.022 इंटू 10⁻23, तो हम कहते हैं कि ये एक मोल है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मॉलिक्यूल या एटमों के लिए ही यूज़ किया जा सकता है, कहीं भी यूज़ कर सकते हो भाई। आपके पास एक जैसी बहुत सारी चीज़ें अगर हैं, ध्यान दीजिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए। आइडेंटिकल अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनके काउंट के लिए, और बहुत सारी हैं तो उनके काउंट के लिए यूनिट जो इस्तेमाल करी जाती है वो मोल करी जाती है। ठीक, और क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और उसकी यूनिट मोल। 7वीं जो क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी वो है
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सातवीं है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसकी यूनिट जो है वो होती है कैंडेला। ये क्या है भाई, यहाँ तक तो सब बातें समझ में आती हैं। मास किलोग्राम, लेंथ मीटर, ये सब आपने खूब यूज़ करा होता है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर भी ठीक है। करंट को लेके भी आपका एक्सपीरियंस होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी आप तुरंत समझ जाते हैं। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये क्या है, तो हमने ये बताया कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो ह्यूमन आई पे जब रोशनी पड़ती है, ह्यूमन आई पे जब एनर्जी गिरती है, रोशनी जब गिरती है, तो आँख को ब्राइटनेस सेंसेशन कितना होता है इससे रिलेटेड होती है। जैसे मैंने एक बल्ब यहाँ जलाया, बल्ब से रोशनी आई, मेरी आँख पे गिरी, मुझे कुछ ब्राइटनेस दिख लगी, मैंने ये बल्ब हटा के दूसरा बल्ब लगा दिया। अब थोड़ी रोशनी कम लगी मुझे, ब्राइटनेस थोड़ी कम महसूस हुई, चमक थोड़ी कम महसूस हुई, या और कोई लगा सकता हूँ जो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो अब आँख को ब्राइटनेस कितनी महसूस हो रही है, इसको लेके जो फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं वो है ये जो यहाँ लिखी हुई है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। समझे? बहुत से लोगों ने शायद देखा हो कि आप जैसे अब आजकल, पहले तो नहीं बात होती थी बट अब आजकल थोड़ी बात होने लगी है कि जैसे कोई बल्ब है तो उससे जो आपको रोशनी मिल रही होती है तो आमतौर पर वाट में होता है कि 5 वाट का बल्ब है या 10 वाट का बल्ब है या 50 वाट का है, 100 वाट का है, ठीक है नहीं ठीक है। अब जो है जब से एलईडी वगैरह का टाइम आया है तो इसमें क्या होता है, ल्यूमेन लिखा होता है। आप देखोगे अगर तो आपको उस पर बल्ब के बैक पर, ठीक है, लिखा दिखाई देगा कि ल्यूमेन करके कुछ जो है वो टर्म लिखा रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ तो नहीं है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लेकिन उसी से ही रिलेटेड होता है। वो जो ल्यूमेन है वो यही बताता है कि ये बल्ब जब जलेगा तो ये ब्राइटनेस कितनी महसूस करवाएगा, ठीक है, समझे। तो उससे रिलेटेड ल्यूमेन होता है और उसी से ही रिलेटेड जो है ये एक क्वांटिटी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ह्यूमन आई में ब्राइटनेस सेंसेशन किसी पर्टिकुलर लाइट से कितनी हो रही है, इसको आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी के द्वारा बताते हैं और इसकी यूनिट है कैंडेला। सही है, इसको ये सब चीज़ें तो हम जानते ही हैं, बस इसके बारे में नहीं पता था तो वो मैंने थोड़ा आपको समझा दिया है। चलो खैर, ये आप ऑप्टिक्स में फोटोमेट्री करके एक चैप्टर होता है उसमें पढ़ते हैं, तो वो जब वहाँ कभी पहुँचेंगे तब की बात कर लेंगे। अभी हमें इसकी डिटेल से कोई विशेष लेना देना नहीं है, तो इसलिए मैंने बस बोल दिया, लिखा कुछ भी नहीं है। तो ये टेबल अपने को याद रखनी है जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमको दी गई। किसने दी? साइंटिस्ट लोग थे जिन्होंने वर्किंग करी और उन्होंने हमें ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बता दी। इनको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ये हो गई उनकी करस्पॉन्डिंग, उनकी यूनिट्स। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यूनिट सिर्फ यही हो, यूनिट तो आप किलोग्राम का ग्राम भी कर सकते हो, मिलीग्राम कर सकते हो, बट ये फंडामेंटल यूनिट है, समझे। सारी दुनिया जो है अगर उससे डिस्कशन करोगे तो आपको यही यूनिट जो है वो फॉलो करनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं इनका इस्तेमाल करके आप कुछ और यूनिट्स, कुछ और क्वांटिटीज़ की यूनिट्स डिराइव कर सकते हैं। कुछ क्या, सब, सारी दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं सबकी यूनिट्स इन्हीं 7 का इस्तेमाल करके डिराइव करी जा सकती हैं। चाहिए तो हमने यहाँ पर उन डिराइव्ड के बारे में बात करना है, ठीक है। ये बात मैं लिख देता हूँ कि यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, प्रेशर, तमाम बहुत सारी चार्ज,
ठीक है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तमाम ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, और उनकी यूनिट्स अगर आपको चाहिए तो आप इनका इस्तेमाल करके डिराइव कर सकते हैं। यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेट ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, इन 7 का इस्तेमाल करके दुनिया की बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं सबको डिराइव कर सकते हो, कोई भी नहीं छूटेगा। अगर आप तो बच्चे लाखों करोड़ों फिजिकल क्वांटिटीज़ दुनिया में हो सकती हैं, सबको आप इन्हीं 7 के टर्म्स में लिख सकते हैं। इनके अलावा कोई और नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, और ये जो है ये सेट में ये खास बात है कि इनमें से किसी भी एक को बाकियों के टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता। जैसे आप चाहो कि मास को इन सब के टर्म्स में लिख लो, कोई ऐसा फार्मूला मिल जाए जिसमें मास इन चीज़ों के टर्म्स में आ जाए, नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक करंट इन लोगों के टर्म्स में आ जाए, बाकियों के नहीं आएगी। ठीक है, तो एक तो ये बात है कि इनमें से ये जो सारी क्वांटिटीज़ हैं ये इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये बात मैं लिखूँगा, any fundamental quantity cannot be expressed in terms of combination of other fundamental quantities। ठीक है, आप इनमें से किसी एक को बाकी 6 के, जैसे एक के अलावा ये ले लिया तो बाकी 6, तो किसी एक को बाकी 6 के कॉम्बिनेशन के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एनी फंडामेंटल क्वांटिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। देख लीजिए, इन 7 के अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको तो इस 7 के सेट से आप डिराइव कर सकते हैं। मतलब बाकी दुनिया की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को इनके टर्म्स में लिख सकते हैं, बट इनमें से किसी भी एक को बाकियों के टर्म्स में लिखना पॉसिबल नहीं है। आपको ऐसा कोई फार्मूला नहीं मिल सकता जिसमें मास को लेंथ और टाइम के टर्म्स में इनके कोई कॉम्बिनेशन, जैसे मास बराबर लेंथ इनटू टाइम, या मास बराबर लेंथ अपान टाइम, या मास बराबर लेंथ का स्क्वायर इनटू टाइम का स्क्वायर, इस टाइप का कोई भी फार्मूला आपको नहीं मिल सकता। अच्छा, तो ये बात हमने यहाँ पे लिखी। अच्छा, तो इनके अलावा हम कोई भी क्वांटिटी जो है वो डिस्कस कर लें। जैसे हम बात करते हैं सपोज़ वेलोसिटी की। ठीक है, या हाँ चलो वेलोसिटी से शुरुआत करते हैं। तो आपने वेलोसिटी की बात करी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। ओके, एक्सेलरेशन पर आ जाओ। एक्सेलरेशन के लिए क्या करें, एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम। भाई मेरे वेलोसिटी में चेंज जो है उसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड, इसकी सेकेंड। तो अगर आप एक्सेलरेशन की यूनिट लिखना चाहोगे तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो वो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लो ना, ये सेकेंड नीचे आके स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर, तो वो अपान को पर बोल देते हैं, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो अपान है ना, तो ये। अच्छा, फोर्स के लिए F बराबर ma। फोर्स की यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिए फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनर्जी, जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी की बात करी, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट के लिए मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो ये आ गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऐसा भी करते हैं कि बहुत सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जिनका जो है हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं,
तो उनके लिए क्या होता है कि उनकी यूनिट को आप हमेशा इस तरीके से नहीं लिखते हो कि एक जैसे एनर्जी की यूनिट है तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, हम कहते इतना बोलना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसको अक्सर ही यूज़ करते रहते हैं, तो हम इसके लिए एक अलग यूनिट बोल देते हैं, नाम दे देते हैं। तो इसके लिए यूनिट सबको पता है क्या यूज़ करी जाती है, जूल। ऐसी फोर्स, इसके लिए यूनिट क्या यूज़ करी जाती है, न्यूटन। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप न्यूटन भी लिख सकते हैं, सही है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आप न्यूटन बोल देते हैं, सही है। ये जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर एनर्जी की यूनिट, इसको आप क्या कह देते हो, जूल। बस नाम है, वैसे तो असली नाम इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, बट आम बोलचाल के लिए, या ये कह लो कि आम बोलचाल नहीं, सॉरी, साइंटिफिकली है मतलब हम चूँकि नॉर्मली बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर भी वर्किंग कर रहे होते हैं किसी भी सिस्टम के साथ, तो इसलिए उसको अलग से नाम जूल दे दिया जाता है। बेसिक तो यही है, नाम क्या दिया, जूल। तो ऐसे आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दुनिया की जो है वो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में पहले एक्सप्रेस करते हैं, फिर उसके बाद फंडामेंटल की यूनिट का इस्तेमाल करिए और जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपकी है उसकी यूनिट लिख लीजिए, सही है। तो इसको एक बार जो है वो नोट कर लीजिए, क्लास को रोक लीजिए और नोट कर लीजिए।